दोस्तों, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है तो हमारे दिमाग में चैट जीपीटी, ग्रोक, जेमिनाई, फेसबुक का वो लामा, ये सब कुछ चैटबॉट है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ तक सीमित नहीं है दोस्तों। सिर्फ चैटबॉट, डेटा एनालिसिस, तस्वीरें उत्पन्न करना, वीडियो बनाना, वो सब कुछ संभव है, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स में भी डाला जा सकता है। और आज मैं आपके लिए आई बुक लेकर आया हूं 12 चैप्टर की, जिसमें हम ओपन एआई, उस संगठन को, नॉन प्रॉफिटेबल संगठन था, उसकी स्थापना कैसे हुई, और ये जो हम चैट जीपीटी वो देखते हैं ना, शायद उसकी शुरुआत इसी कंपनी ने ये नॉन प्रॉफिटेबल संगठन है, तो इसने शुरू किया था। तो जब एआई की यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है, तब रोजगार सबसे पहला और सुरक्षा की चैलेंजेस का ढेर हो जाता है दिमाग में, जो आदमी एक्सपर्ट है जानता है उसे। लेकिन एक ऐसा संगठन बना जिसने जिम्मेवारी के साथ इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और व्यावहारिक उपयोग की संभावनाओं को कई हद तक बढ़ा दिया। इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे भविष्य को इंसानी लाभ और इंसान के लिए ही रेखांकित कर दिया इस संगठन ने। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं, ओपन एआई का दृष्टिकोण यानी उसका विजन, उसका जन्म कैसे हुआ। तो 2015 की गर्मियों में, 2015 में, अभी 2025 चल रहा है, तो 2015 में गर्मियों का मौसम था। सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका, चहल पहल भरी सड़कों पर एक क्रांतिकारी विचार ने जन्म लिया, रिवोल्यूशनरी आइडिया ने जन्म लिया। ये विचार था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानवता के लिए एक पावरफुल, शक्तिशाली और सिक्योर, पावरफुल भी होना चाहिए, सुरक्षित भी होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक उपयोगी साधन बनाने का विचार था उनका। इस विजन को साकार करने के लिए, इस दृष्टिकोण को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव के लिए उपयोगी साबित हो, इसलिए इसको साकार करने के लिए टेक्नोलॉजी जगत के कुछ सबसे प्रभावशाली दिमाग एक साथ आए, जो कंपनीज के मालिक थे, बड़ी बड़ी कंपनीज के। जिसमें पहला एलन मस्क, जिनकी मैं कई कंपनीज पर वीडियोज बना चुका हूँ, आई बुक बना चुका हूँ। टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर, नेता जो कहो वो, मालिक, इन्होंने तो कई कंपनियां स्टार्टअप बना बनाकर छोड़ दिए, ट्विटर को भी खरीद लिया। चलो, उनकी इंट्रोडक्शन मैंने कर दी है उनकी डिजिटल बुक्स में। अब दूसरा कौन था वो जानते हैं। तो दूसरा था सैम ऑल्टमैन, जिसका नाम शायद आपने मीडिया में सुना होगा। और तीसरा था वाई कॉम्बिनेटर के पूर्व चेयरमैन ग्रेग ब्रॉकमैन नाम का व्यक्ति। चौथा एक टेक्नोलॉजी इन्वेंटर इलिया सुस्केवर। ये एक लड़की थी जो डीप लर्निंग के क्षेत्र में, जो डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग होता है, उसके क्षेत्र में एक्सपर्ट। और दूसरे थे वॉल्सिए जरेम्बा। तो इन सब ने मिलकर ओपन एआई यानी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ओपन करना है हमें, इसलिए उन्होंने ओपन एआई इंस्टीट्यूट की स्थापना की। एक ऐसी संस्था जिसका मिशन था, अब मिशन ध्यान से सुनना उनका, ये सुनिश्चित करना था कि सभी सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता को लाभ पहुंचाए। ओपन एआई की शुरुआत एक नॉन प्रॉफिटेबल संगठन के रूप में शुरू हुई, जो पूरी तरह से संशोधन और नैतिकता पर केंद्रित थी। इसके जो फाउंडर थे, उनका मानना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मानव बुद्धि को आगे ले जाने की क्षमता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की सोच को, इंसान की बुद्धि को आगे ले जाने की ताकत है उसके अंदर, लेकिन इसके साथ ही ये रिस्क भी बढ़ाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो मैं आगे बताऊंगा पूरे बुक में, तो फिर डिस्कशन पूरा का पूरा होगा। अब एलन मस्क, जो पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित जो खतरे पैदा होने वाले थे उनके बारे में चेतावनी दे चुके थे, उन्होंने इस मिशन को एक वैश्विक प्रायोरिटी माना कि ये होना चाहिए। हर देश, हर सरकार, हर संगठन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में जिम्मेवारी के साथ काम करे, ये उन्होंने पहले से ही चेतावनी दे दी थी। उन्होंने और उनके को फाउंडर सबने मिलकर $1 बिलियन की कैपिटल पूंजी जुटाने का वादा किया, ताकि ओपन एआई
स्वतंत्र रूप से, ऐसा नहीं कि किसी के दबाव में आकर, लेकिन फिर आगे दबाव में आ जाता है, तो उन्होंने स्वतंत्र रूप से काम कर सके, इसलिए उन्होंने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, सभी ने मिलकर, नॉन प्रॉफिटेबल था, वो भी बिना किसी कॉर्पोरेट प्रॉफिट दबाव के। कॉर्पोरेट नहीं था ये सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उन्होंने ओपन एआई संस्था की स्थापना की। ये विजन, ये दृष्टिकोण केवल टेक्नोलॉजी इनोवेशन तक सीमित नहीं था। ओपन एआई ने वचन दिया कि वह अपने अनुसंधान यानी रिसर्च को सार्वजनिक रूप से साझा करेगा, यानी जो जो वो प्रोडक्ट बनाएंगे उसका अगर इंसान को लाभ होता होगा तो वो साझा करेंगे। ऐसा नहीं कि हम संगठन है, तो जैसे हम स्कूल में बंदे तैयार होते हैं, उनको उनके अंदर जो टैलेंट होता है वो पढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है, और फिर वो बंदा डिग्री हासिल करता है और वो लायकात अपनी बनाता है। इसी तरह मैं भी चैनल पर डिजिटल बुक, आई बुक, इंटरनेट बुक लेकर आता हूँ, ताकि और मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया की हर बुक मेरे प्लेटफॉर्म पर हो, और आगे आने वाले समय में अगर मैं कमाऊंगा पैसा, सपोर्ट करोगे आप, तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जहां दुनिया की हर किताब मौजूद नहीं होगी, वीडियो फॉर्मेट में मौजूद होगी, जिसमें आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। आप पढ़ सकोगे आंखों से, वीडियो देखकर एंजॉय कर सकोगे, उसका ऑडियो ट्रैक सुन सकोगे, ये 3 ऑप्शन होंगे उसके अंदर, और दुनिया की हर किताब मुफ्त में अवेलेबल होगी। ये मेरा मिशन है। तो अब इनके मिशन की बात करते हैं। अब उन्होंने ये रखा कि हमें अनुसंधान जो करेंगे, हम रिसर्च, उसको सार्वजनिक रूप से साझा करेंगे, जिससे पूरी दुनिया की जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है, जो रिसर्च करते हैं लोग, लॉजिक लगाने के लिए काम करते हैं, तो उनको लाभ हो, इसलिए हम उसको सार्वजनिक पेश भी करेंगे। और उन्होंने चैट जीपीटी क्या होता है, जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, वो सब जानने को मिलेगा इस वीडियो में आपको। तो ये ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता उस समय के जो अन्य टेक जायंट कंपनीज थी, जैसे गूगल और फेसबुक से अलग था ये, जो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिसर्च को खानगी रखते थे, फेसबुक और गूगल। लेकिन ओपन एआई का लक्ष्य था एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करना जो न केवल पावरफुल हो, बल्कि नैतिक और इंसानियत के प्रति जिम्मेवार भी हो। जिम्मेवारी के साथ काम करना है हमें। अब बावजूद इसके ये काम आसान इतना नहीं था। नॉन प्रॉफिटेबल संस्था बनाना, रिसर्च करवाना, और ये सब कुछ आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में ओपन एआई को प्रतिभाशाली रिसर्चर, यानी जो टैलेंटेड लोग हैं रिसर्च करने वाले, जो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, टैलेंटेड लोग, उनको आकर्षित करना और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा, सर्वर लगेंगे, कंप्यूटिंग कंजप्शन होगा, कंप्यूटर करने पड़ेंगे, बिल्डिंग होनी चाहिए, सब कुछ करना पड़ेगा। संगठन, विचारों में संगठन था, अब इसको जमीन पर भी उतारना था, तो इसको इंस्टॉल, सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करने की चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इस संगठन को। फिर भी जो फाउंडर्स थे उसके, उनका पैशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति उनका पैशन और उनकी साझा दृष्टि, जो सब लोग उनके मिलते जुलते विचार और नीतिमत्ता ने उन्हें आगे बढ़ाया। सैम ऑल्टमैन, उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, मुख्य भूमिका निभाई है मैं नहीं कह सकता, लेकिन अच्छी भूमिका निभाई है। उन्होंने इसे मानवता के लिए भविष्य, मानवता के भविष्य के लिए एक दीर्घकालिक इन्वेस्टमेंट कहा था। तो इसमें से कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला है, लेकिन मानवता के लिए हमें इन्वेस्ट करना है। जबकि इलियास सुस्केवर ने डीप लर्निंग के सेक्टर में अपने एक्सपीरियंस को ओपन एआई संगठन को खड़ा करने में लगाया। इसमें हमने ओपन एआई की शुरुआत को एक ऐसे बीज के रूप में देखा, चित्रित किया, और आपके दिमाग में मैंने डाला, जो एक छोटे से विचार से शुरू हुआ और वैश्विक टेक रिवॉल्यूशन का आधार बना। दोस्तों, ओपन एआई जो है एक ऐसी संस्था है जो न केवल टेक्नोलॉजी बल्कि मानवता के लिए एक बेहतर भविष्य की आशा को दर्शाती है, उस पर काम कर रही है। अब दूसरा चैप्टर, संस्था के फाइनेंस और शुरुआती सार्वजनिक प्रोजेक्ट, पब्लिक प्रोजेक्ट, उसकी बात करते हैं। तो ओपन एआई की स्थापना के बाद उसी साल 2015 के अंत में 2016 आने वाला था, डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे संगठन, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस संगठन ने अपनी महत्वाकांक्षी यात्रा जो थी उनकी, बहुत वो अच्छे अच्छे विचार तो थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानवता के लिए
सिक्योर और उपयोगी बनाना है, ये बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी। तो ये यात्रा शुरू की उन्होंने। इसका टारगेट था कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी मानव द्वारा बनाई गई बुद्धि जो मशीन में डाली गई है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके क्षेत्र में एक ऐसी फाउंडेशन रखना जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के लिए लाभकारी और सुरक्षित साबित हो सके। लेकिन ये शुरुआत भी आसान नहीं थी, क्योंकि एक नॉन प्रॉफिटेबल संगठन के रूप में ओपन एआई को फाइनेंशियल संसाधनों की भी जरूरत थी, पैसों की भी। ऐसे तो थोड़ा चलेगा, पैसे तो चाहिए, कोई ना कोई तो देगा डोनेशन। तो इस तरह फाइनेंशियल यानी पैसों की कमी और टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन का सामना करना पड़ा। फिर भी इसके जो फाउंडर्स थे, एलन मस्क, सैम ऑल्टमैन, इलिया सुस्केवर, उन्होंने अपने दृष्टिकोण को, अपने विजन को, अपने विचारों को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करना शुरू किया कि हमें इसे करना है तो बस करना है। अब अगले साल 2016 में, 2015 में इसकी फाउंडेशन हुई, अगला साल आया 2016 का। तो ओपन एआई ने अपनी पहली बड़ी प्रोजेक्ट ओपन एआई GYM, ओपन एआई जीम कहा जाता है उसको, वो लॉन्च किया। ये एक ओपन सोर्स टूल किट था। जैसे कोई साधन को रिपेयर करने के लिए टूल किट आती है ना, उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये एक टूल किट थी, जिसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम, मैं थोड़ा क्लियर बोलता हूं, जिसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम के विकास और परीक्षण के लिए डिजाइन किया गया था। अब रीइंफोर्मेशन लर्निंग एल्गोरिथम आता है जो एआई को ट्रेन करने में मदद रूप होता है। मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए बताता हूँ कि एल्गोरिथम जो इंस्ट्रक्शन का पूरा सेट होता है, जो खुद लर्न करता है, खुद सीखता है। जैसे मानव हम सीखते हैं, बच्चा पैदा होता है, फिर चलना फिरना सब कुछ सीख जाता है अपने आप, इसी तरह सीख जाता है। ओपन एआई की जीम जो उनकी टूल किट थी, उसमें रिसर्चर जो थे उनको वर्चुअल वातावरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को प्रशिक्षित यानी ट्रेन करने की फीचर दिया, सुविधा मिली इसके कारण, जीम के कारण, जीम टूल किट के कारण। जैसे कि वीडियो गेम्स में लोग दूर से जुड़कर खेलते हैं। जैसे कि वीडियो गेम कोई खेलता है, वो आती है ना फ्री फायर, धड़ाधड़ गोलीबारी करते हैं लोग। वो दूर बैठा, कोई अमेरिका बैठा है, मैं इधर बैठा हूँ, लेकिन हम दोनों साथ मिलकर खेल सकते हैं इसको। उसी तरह उन्होंने किया, एक टूल किट दी जिसे सारे, और उसको पब्लिक किया ताकि सारे के सारे लोग अपने मॉडल विकसित कर सके। अब इस टूल किट ने वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कम्युनिटी थी उसमें उत्साह पैदा किया और अब सरल होने लगा, क्योंकि खुद के दम पर इतना बड़ा काम करना ये कोई आसान चीज नहीं होती है, बच्चों का खेल नहीं होता है। क्योंकि ये मुफ्त और सभी के लिए सुलभ था, ये टूल किट जो उनकी थी वो। इसमें ओपन एआई उसके मिशन को भी मजबूती दी, जिसमें अनुसंधान को पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट और साझा करना शामिल था इसके अंदर। उसी वर्ष 2016 में ओपन एआई ने ओपन एआई यूनिवर्स की शुरुआत की। ये दूसरा ओपन एआई यूनिवर्स। उसके बाद जीपीटी लॉन्च किया, चैट जीपीटी लॉन्च किया, सब कुछ मैं पूरी की पूरी बुक लेकर बैठा हूं ना, आज तैयार की है मैंने, बनाई है। इसमें अब ये जो यूनिवर्स था ओपन एआई का, उसकी शुरुआत की, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, मंच था एक ऐसा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स उनको विभिन्न कार्यों जैसे गेम खेलने के लिए या वेब ब्राउज करने के लिए सीखने का मौका मिलता था। जैसे किसी को प्रोग्रामिंग सीखनी है, एप्लीकेशन कैसे बनाया जाए, तो वो सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट को पूछ कर आसानी से आजकल सीख सकता है। और यही तो उन्होंने क्रांति की, रिवॉल्यूशन लाया। अब ये परियोजना, उनका ये प्रोजेक्ट, ओपन एआई यूनिवर्स नाम का प्रोजेक्ट, संगठन की महत्वाकांक्षा को दर्शाता तो जरूर था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केवल रिसर्च तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे वास्तविक दुनिया में, व्यावहारिक दुनिया में, सिर्फ कंप्यूटर में रखना ये तो अलग चीज है, लेकिन दुनिया में किसी को काम तो आना चाहिए ना, ऐसे ही बना रहेगा तो कोई उसका मतलब नहीं है। तो वास्तविक दुनिया के एप्लीकेशन उसके रूप में तैयार किया जाए, जैसे कि एआई चैटबॉट, जिसमें आप चैटिंग कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो मशीन से। अब इसके बावजूद, इन इनोवेशंस के बावजूद ओपन एआई को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा।
नॉन प्रॉफिट मॉडल ने पैसों यानी इन्वेस्टमेंट की बाधाएं पैदा की। अब नॉन प्रॉफिटेबल संस्था थी तो उसमें पैसा कोई डालेगा न डालेगा, भगवान भरोसे तो कितने दिन चलेगा। तो इसलिए ये समस्या बहुत बड़ी पैदा हुई। सर्वश्रेष्ठ टैलेंटेड एआई रिसर्चर्स को आकर्षित करने के लिए हाई लेवल का वेतन, उनको पगार भी देना होता है, और एडवांस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की भी आवश्यकता थी संस्था को। तो संस्था के पास गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे एक जायंट जो कंपनी थी, उनके साथ कंपटीशन के लिए कुछ कंपटीशन करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था ओपन एआई के पास। इसके अलावा ओपन एआई को यह सुनिश्चित करना था कि उनका संशोधन, उनका रिसर्च नैतिक और सुरक्षित रखना चाहिए। ओपन एआई ने अपने शुरुआती वर्षों में छोटी लेकिन प्रतिभाशाली टीम के साथ काम तो किया, जिसमें इलिया सुत्स्केवर जैसे एक्सपर्ट ने ओपन एआई डीप लर्निंग के सेक्टर में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। फिर इन चुनौतियों ने ओपन एआई को अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। इन सारी चैलेंजेस के कारण फिर से अपने जो दृष्टिकोण था ओपन एआई का, नॉन प्रॉफिटेबल का, उस पर पुनर्विचार करना पड़ा कि भैया पैसे जुटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या नॉन प्रॉफिटेबल मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ है? पहला प्रश्न। अब इस सवाल का जवाब ही संगठन के भविष्य को आकार देने वाला था। यस और नो में जवाब तो था, लेकिन इस सवाल का जवाब ही इस संगठन को के भविष्य को आकार देने वाला था। फिर भी ओपन एआई की शुरुआती प्रोजेक्ट्स जो थे, उसने इसकी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। तो ये सेगमेंट ओपन एआई की प्रारंभिक अचीवमेंट भी हमने बताई, चैलेंजेस को भी दर्शाया, जो इसकी आगे की क्रांतिकारी यात्रा इसकी रहने वाली थी, उसकी फाउंडेशन बनने वाली थी। अब तीसरे चैप्टर में जानते हैं कि नॉन प्रॉफिट मॉडल जो उनका था, वहां से हटाकर उनको कैप प्रॉफिट मॉडल पर क्यों जाना पड़ा, इसका सवाल का जवाब ढूंढते हैं। 2019 तक, 2015 में फाउंड किया था, 2019 आया, ओपन एआई ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में अपनी पहचान बनाना शुरू कर दी थी। ओपन एआई के जीन और यूनिवर्स जैसे प्रोजेक्ट ने पूरी दुनिया की जो रिसर्चर्स कम्युनिटी थी उसका ध्यान भी आकर्षित किया था। लेकिन संगठन के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी, पैसों की कमी। एक नॉन प्रॉफिटेबल संगठन होते हुए ओपन एआई को अब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एआई रिसर्चर्स को आकर्षित करने और एडवांस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को बनाए रखने में कठिनाई हो रही थी। ऐसे नहीं तो क्या करें? तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसे टेक जायंट्स के साथ कंपटीशन करने के लिए अधिक इन्वेस्टमेंट की भी आवश्यकता थी। आखिरकार इसी चैलेंज ने, इसी चुनौती ने, इसी मुश्किल ने, इसी मुसीबत ने ओपन एआई को अपने मूल जो ढांचा था, आधारभूत था, उस पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। मार्च महीना 2019 में ओपन एआई ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और संगठन पूरी तरह नॉन प्रॉफिटेबल मॉडल से हटकर एक कैप्ड प्रॉफिट मॉडल की ओर बढ़ा। अब इस नए ढांचे में, इस नए आधार में, संचालन आधार जो था वो नॉन प्रॉफिटेबल था, ये कैप्ड प्रॉफिटेबल था। तो इस नए आधार में ओपन एआई लिमिटेड पार्टनरशिप, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एलपी, लिमिटेड पार्टनरशिप, उसकी स्थापना की गई, जो इन्वेस्टर्स को सीमित रिटर्न 100 गुना तक, 100% तक प्रदान करता था। ये पार्टनरशिप में इस बदलाव का उद्देश्य था अधिक पैसा जुटाना, ताकि संगठन अपने मिशन जो सुरक्षित और लाभकारी सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करने का था, उनका मिशन जो था उसको तेजी से पूरा कर पाए। इस मॉडल ने ओपन एआई को कर्मचारियों को इक्विटी देने और टॉप लेवल टैलेंट को आकर्षित करने के लिए सुविधा दी। इस मॉडल के कारण जो पहले नॉन प्रॉफिटेबल आधार में, उस ढांचे में संभव नहीं था। इसी समय ओपन एआई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक ऐतिहासिक पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट किया। अब उन्होंने लिमिटेड पार्टनरशिप प्रोग्राम शुरू किया। इसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई जो नॉन प्रॉफिटेबल संगठन था, अब कैप्ड प्रॉफिट मॉडल उन्होंने अपनाया था। तो उस परिस्थिति में, उन सर्कमस्टेंसेस में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। और अपने खुद के जो एजोर क्लाउड प्लेटफॉर्म थे उनका, उसको ओपन एआई के रिसर्च के लिए उपलब्ध कराया और यहाँ से संगठन को सहायता मिली।
तो अब माइक्रोसॉफ्ट ने तो सपोर्ट किया $1 बिलियन और अपना एज्योर प्लेटफॉर्म दिया। बदले में ओपन एआई ने माइक्रोसॉफ्ट को अपनी टेक्नोलॉजी में कुछ विशेष अधिकार दिए, जिससे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट जिसमें एआई को इंटीग्रेट करने का एक अलग रास्ता निकला। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ये ओपन एआई रिसर्च कर रही थी, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्टमेंट किया और जो वो डेवलप करेंगे एआई, उसको इंटीग्रेट यानी उससे जोड़ना, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट करने का एक अलग रास्ता निकला। इस रिफॉर्म्स ने इंडस्ट्री में सामूहिक वो रिएक्शन भी पैदा की। कुछ ने इसे ओपन एआई के असली मिशन से विचलन माना। ये ओपन एआई का निर्णय तो ये था कि हमें नॉन प्रॉफिटेबल रहना है, लेकिन अब कैप्ड प्रॉफिटेबल मॉडल पर आ गए, तो उन्होंने विचलन माना, क्योंकि नॉन प्रॉफिट के आदर्श से हटकर व्यावसायिक हितों की ओर जाना ही आलोचनाओं का कारण बना। तो दूसरे जो कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने एक व्यावहारिक कदम माना, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च की गति को बढ़ाने के लिए आवश्यक था। सैम ऑल्टमैन ने इस निर्णय का बचाव करते हुए कहा था, हमें अपने मिशन को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत थी और इस मॉडल ने हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की जिससे हम आगे बढ़ पाए। इस निर्णय ने ओपन एआई के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ से एक नया आयाम भी दिया। कैप्ड प्रॉफिट मॉडल ने संगठन को फाइनेंस और टेक्नोलॉजी रूप से आत्मनिर्भर सशक्त बनाया, जिससे इसके भविष्य के इनोवेशन प्रोजेक्ट जैसे GPT-3 और चैट जीपीटी के लिए रास्ता आसान हो गया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने आदर्शवाद और व्यावहारिकता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए वो सिखाया। मैंने भी आपको वो सिखाया कि अगर आप नॉन प्रॉफिटेबल संस्था चला रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको कुछ प्रॉफिट में भी जोड़ो और कुछ एडजस्ट कैसे करना है वो इसमें से आप सीख कर जाना। ऐसे ही फालतू बकवास मेरा मत सुनना कि आदर्शवाद और व्यावहारिकता के बीच, आदर्शवाद मतलब हम अपने उसूलों के प्रति आदर्श है, आइडियल है, जैसे कि हमें नॉन प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट कुछ नहीं है। जैसे कि हमारी एक स्वामीनारायण संस्था है, तो वो प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट होता है दूसरी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए। इसी तरह दोस्तों कई प्रकार के मॉडल तो होते हैं, कोऑपरेटिव मॉडल होता है, कंपनी मॉडल होता है, इन्वेस्टमेंट के जरिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसे जुटाना, और नॉन प्रॉफिट वो कर सकता है जिसके पास बहुत धन दौलत हो। अब चौथा चैप्टर शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, इसका मतलब क्या होता है? जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जो चैट जीपीटी है ना, चैट तो हम समझे कि चैटिंग करते हैं उसको चैट कहते हैं, लेकिन जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, यानी जीपीटी सीरीज मॉडल का विकास कैसे हुआ। तो ओपन एआई की स्थापना के कुछ वर्षों बाद संगठन ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया, और वो था जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर यानी जीपीटी। ये है मॉडल्स की सीरीज टेक्नोलॉजी थी जो इंसान की तरह टेक्स्ट शब्द जो होते हैं, जिस टेक्स्ट में हम लिखते हैं उसे शब्दों को समझने और लॉजिक लगाकर उत्पन्न करने में सक्षम था, यानी बात करने में सक्षम था ये मॉडल, ये टेक्नोलॉजी। इस जीपीटी सीरीज में ओपन एआई को पूरी दुनिया में एआई रिसर्च में एक अग्रणी खिलाड़ी बना दिया, और इसके मिशन जिसको नए आयाम दिए गए। 2018 में ओपन एआई ने GPT-1 लॉन्च किया, चैट जीपीटी बाद में आया, पहले GPT-1 लॉन्च किया जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर आधारित था। ट्रांसफॉर्मर यानी बिजली का ट्रांसफॉर्मर आता है ना, उसी तरह शब्दों का ट्रांसफॉर्मर होता है, वो कन्वर्ट करता है। उस तरह ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर आधारित था GPT-1। अब ये जो GPT-1 मॉडल था 117 मिलियन पैरामीटर्स के साथ बनाया गया था, और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एक महत्वपूर्ण कदम था। GPT-1 ने दिखाया कि बड़े पैमाने पर डेटा पर प्रशिक्षित किए गए, डेटा पर ट्रेन किए गए मॉडल भाषा को समझने और नया उत्पन्न करने में सक्षम हो सकते हैं। ये संभावना बढ़ गई। इसके कारण उसके अब तो चैटबॉट्स आ गए हैं। इन सब के बावजूद ये अभी शुरुआत थी दोस्तों। 2019 में GPT-2 ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। GPT-2 जो आया उसने 1.5 बिलियन पैरामीटर्स के साथ
ये मॉडल इतना शक्तिशाली था कि ओपन एआई ने शुरू में इसे पूरी तरह से पब्लिश करने से मना कर दिया, क्योंकि इसके दुरुपयोग की आशंकाएं थी और डर था कि ऐसा पब्लिकली नहीं लॉन्च करना चाहिए, इसका दुरुपयोग हो सकता है। कई वेबसाइट ऐसी है हैकिंग के लिए, बहुत ये जो लोग जानते हैं कंप्यूटर साइंस को, वो लोग कुछ दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से पब्लिश करने से मना कर दिया, उनको प्रयोग करना था। तो GPT-2 जो आया वो टेक्स्ट लिखना, उसका ट्रांसलेशन करना, यहाँ तक कि कविताएं रचने में भी सक्षम था, पोएम भी लिख सकता था। इसने जर्नलिस्ट, डेवलपर्स और रिसर्चर्स को आश्चर्यचकित कर दिया कि वाह क्या है यार, ये तो आर्टिकल भी लिख सकता है, कविताएं भी लिख सकता है, हमें लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, इंस्ट्रक्शन दे दो, एक कविता बना देगा। तो ओपन एआई ने इसे सावधानी के साथ धीरे धीरे रिलीज किया, मुक्त किया, ताकि इसके नैतिक प्रभाव का अध्ययन किया जा सके कि इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, फीडबैक क्या आता है, रिस्पॉन्स क्या मिलता है, इसका समाज पर, टेक कम्युनिटी पर असर क्या पड़ता है, वो रिस्पॉन्स क्या करते हैं, इसका उपयोग कैसे करते हैं, उसका अध्ययन किया जा सके, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे रिलीज किया। 2020 में GPT-3 आया, जिसने एआई की संभावनाओं को और बढ़ा दिया 175 बिलियन पैरामीटर्स के साथ। यह उस समय का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली भाषा मॉडल था। GPT-3 जो था, कंप्यूटर में कोड तक लिख सकता था, कोडिंग जो जिसमें हमारा दिमाग खप जाता है, टूट जाता है, दिमाग लगाना पड़ता है बहुत, हम बहुत एरर आते हैं कोड चलाने में, रन करने में, कोई एप्लीकेशन डिजाइन करने है तो बिल्कुल दिमाग पक जाता है, तो वो भी कर सकता था। इसने आसान कर दिया, कोड लिख सकता था। आप इंस्ट्रक्शन डालो कि मुझे यूट्यूब जैसी एक एप्लीकेशन बनानी है और उसको कोडिंग पाइथन में लिख दो, वो लिख देगा। आजकल के जो आते हैं मॉडल वो। अब आर्टिकल भी लिख सकता था, न्यूज आर्टिकल, और जटिल सवालों के जवाब भी दे सकता था, क्योंकि उसको पूरा नॉलेज था और दिमाग भी था, उसके अंदर बुद्धि डाली गई थी, इसलिए वो लॉजिक करके जवाब दे देता था। अब हमने तो केवल चैटबॉट ही देखे, उसके अंदर भीतर की दुनिया को आपने शायद नहीं जाना होगा, और इसके लिए ही मैंने ये ओपन एआई की आई बुक लेकर आया हूँ। तो इसकी क्षमताएं जो थी, उसने इस स्टार्टअप कई प्रकार के जो होते हैं उनको, डेवलपर्स को नए एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रेरित किया। जैसे कि एप्लीकेशन बनाने के लिए कोडिंग आना चाहिए, पाइथन, जावा, एंड्रॉइड, कोई भी लैंग्वेज, माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन अब लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है, वो लिख देगा कोड, फिर आपको थोड़ा मॉडिफाइड करके अपना एप्लीकेशन बना दो आसानी से। जैसे ऑटोमेटिक राइटिंग टूल और एआई चैटबॉट ऑटोमेटिक राइटिंग जो लिख सकते हैं, जो लिखवाना हो वो, और एआई चैटबॉट जिसमें आप सवाल पूछ सकते हो, जैसे गूगल से पूछते थे उसी तरह चैटबॉट से पूछ सकते हो। ये इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, इसमें कोई आप वेब ब्राउजिंग नहीं कर सकते इन मॉडल्स में, चैटबॉट में आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, अपलोड कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए बनाए गए थे। हाँ, वो मूवी बना सकता है एआई, लेकिन वो आपके लिए नहीं है भैया, आप तक अगर पहुंच गया तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो ओपन एआई ने अपने मॉडल जो GPT-3 था उसको अपने एपीआई के माध्यम से डेवलपर के लिए उपलब्ध करवाया, जिससे इसका व्यावसायिक उपयोग भी तेजी से बढ़ा, और एआई जो खतरे के रूप में देखा जाता था वो मानव के लिए उपयोगी बन गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट के एजर जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है उनका, उसने इस मॉडल को ट्रेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब तक की जीपीटी सीरीज की सफलता में ओपन एआई को टेक्नोलॉजी ने नेतृत्व भी प्रदान किया, लेकिन इससे सवाल भी उठाए। मॉडल्स के हेलुसिनेशन यानी गलत जानकारी देना और डेटा पक्षपात, इन प्रकार के मुद्दों ने आलोचनाएं पैदा की। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ, लेकिन छोड़ो, बता देता हूँ दोस्तों। ऐसे फैक्ट तजुर्बे से ही आदमी को सही या गलत निर्णय लेता है। आदमी तजुर्बे से दिलवाया जाता है निर्णय कि तुझे क्या सोचना है, तुझे क्या नहीं सोचना है, ये तजुर्बे से, टेक्निक से होता है सब कुछ। तो इस तरह लोग ऐसे फैक्ट पकड़ते हैं और उन फैक्ट को मिलाकर एक मिस इंफॉर्मेशन, न्यूज, खराब न्यूज, जैसे भी किसी ने छवि बना दी, झूठी छवि किसी सेलिब्रिटी के बारे में, वो एक्सपोज हो जाती है और फैल जाता है। फिर
दुनिया में तो एक बार देख लिया, मान लिया, बात खत्म हो गई, वो कोई डीप में जाता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये एक प्रकार का रिस्क भी था। तो प्रशिक्षित करने के लिए एजर जो माइक्रोसॉफ्ट का था, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ओपन एआई को टेक्नोलॉजी में नेतृत्व प्रदान किया इन सारी चीजों ने, इन उपलब्धियों ने। लेकिन इनके साथ सवाल ये थे कि हेलुसिनेशन यानी गलत जानकारी देना और डेटा पक्षपात जैसे मुद्दे आलोचना का कारण बने। लेकिन फिर भी GPT-3 मॉडल ने ओपन एआई के मिशन को साकार कर दिखाया। ओपन एआई ने एआई को यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को व्यापक और उपयोगी बनाना शुरू किया। व्यापक भी बनाना है और उपयोगी बनाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनोरंजन के लिए, जैसे कि यूट्यूब है तो सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए वीडियो मत बनाओ दोस्तों। दूसरे जो कंटेंट क्रिएटर है अच्छे बनाते होंगे, लेकिन कुछ सीख पाए ऐसे कंटेंट बनाओ। सिर्फ व्यूज बढ़ाने के, जैसे कि सर्किट बोर्ड को कैसे बनाए, मतलब जो प्लग आता है घर में लाइट फिटिंग का, उसके बारे में वीडियो बनाते हैं। फिर प्रॉम्प्ट कैसे लिखे, फिर यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करें, ये सारे टेक होते हैं ना, वो सिखाते हैं। तो इस तरह के सवाल उठाए और मॉडल ने हेलुसिनेशन यानी गलत जानकारी और पक्षपात, डेटा पक्षपात का मुद्दे आलोचना के कारण बने। और इसको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी उसको व्यापक और उपयोगी बनाना शुरू किया। ये जो अचीवमेंट थी जीपीटी सीरीज के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इसके वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ा इसका। यह ओपन एआई की इनोवेशन की भावना और मानवता के लिए एआई के बेनिफिट्स में बढ़ोतरी करने की प्रतिबद्धता को साबित करता। जो उन्होंने शुरू में उन्होंने संगठन बनाया, तब उन्होंने तय किया था कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खतरे के रूप में नहीं देखना है, हमें इसको उपयोगी बनाना है। लेकिन रोजगार, जैसे कि रोबोटिक के बारे में मैं आगे समझाता हूँ, अगला चैप्टर रोबोटिक के बारे में है, इसके कारण रोजगार के खतरे बढ़ने लग गए। तो ये सब कुछ दोस्तों पुनर्विचार करके, संभावनाएं तो है ना, तो उसको अप्लाई भी करना चाहिए। तो ये सब कुछ ओपन एआई ने शुरू किया और यहाँ तक कि उन्होंने जो मानव के लिए बेनिफिट्स उसमें बढ़ोतरी की और अपना जो निर्णय था, प्रतिबद्धता थी, उसको साबित कर दिखाया। अब जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर यानी जीपीटी सीरीज ने न केवल टेक्नोलॉजी को बदला, बल्कि ये भी दिखाया कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य को कैसे आकार दे सकता है। अब 5वां चैप्टर, जिसमें जानते हैं डक्टाइल प्रोजेक्ट, उसके जरिए रोबोटिक्स में एआई को आजमाने का साहस कैसे किया। मैंने कहा उसी तरह कि ये चैप्टर रोबोटिक यानी अब जो फैक्ट्रियों में इंसान लगते हैं, ह्यूमन रिसोर्स लगता है, उसके जरिए ये सब कुछ मशीनों से होने लगेगा। ये तो रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन भी है और रोजगार का खतरा भी है। तो ओपन एआई ने अपनी स्थापना से ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता को केवल भाषा मॉडल तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ये संगठन ने ये साबित करने की ठानी कि एआई भौतिक दुनिया में, सॉफ्टवेयर में नहीं, भौतिक दुनिया में भी क्रांति ला सकता है। तो साल 2018 में ओपन एआई ने डक्टाइल प्रोजेक्ट शुरू किया, जो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम था। डक्टाइल जैसे एक रोबोटिक हैंड था, हाथ था, रोबोटिक हाथ, जिसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहा, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है RL, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उसका उपयोग करके एक रूबिक क्यूब आता है ना, वो इंजीनियर घुमाते हैं कलर कॉम्बिनेशन करने के लिए, उसको हल करने के लिए ट्रेन किया गया था उस रोबोटिक हैंड को रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जरिए। ये उपलब्धि टेक्नोलॉजी रूप से बहुत जटिल थी। दोस्तों, अगर कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हो तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड खोलो या किसी की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए खोलो, ऐसे ही नहीं, सिर्फ कंपटीशन में आगे जाने के लिए नहीं। तो ये अचीवमेंट टेक्नोलॉजी के रूप से बहुत जटिल थी, क्योंकि ये कोई आसान बच्चों का खेल नहीं था रोबोटिक हैंड बनाना, और वो क्यूब सोल्व करे, वो कलर कॉम्बिनेशन करे। हम भी नहीं कर पाते, कई बार फंस जाते हैं। अगर आपको ऐसा क्यूब दिया जाए, वो इंजीनियर्स के हाथ में होता है, उसको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, तो उसको घुमाना होता है ऐसे ऐसे ऐसे, और कलर्स को एक साइड उसका 4 कलर का होता है, तो उसको एक ब्लू, रेड, येलो, व्हाइट और इस तरह का एक समान कलर करने होते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने कलर अस्त व्यस्त सब कुछ कर दिया क्यूब को, और फिर उसे रोबोटिक के जरिए सॉल्व करने का साहस किया गया। तो ये उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि तो थी, टेक्नोलॉजी रूप से बहुत जटिल थी।
क्योंकि इसमें इंसान जैसी निपुणता और अनुकूलनशीलता की भी जरूरत थी। अब डेप्टाइल की खासियत थी इसका प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। तो ओपन एआई ने इसे वर्चुअल सिमुलेशन में प्रशिक्षित किया, जहां रोबोटिक हैंड ने लाखों बार, एक बार नहीं लाखों बार रूबिक क्यूब को सॉल्व करने का अभ्यास किया। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, एक श्लोक है ना, आदमी बार बार अभ्यास करता है ना तो जड़मती वाला भी बुद्धिमान हो जाता है, जड़ बुद्धि वाला भी एक्सपर्ट हो जाता है। इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है दोस्तों, और नॉलेज भी होना चाहिए। तो इस रोबोटिक हैंड की प्रक्रिया में ओपन एआई जो संगठन था उसने डोमेन रेंडमाइजेशन नाम की एक टेक्नोलॉजी आती है, उस पर भी आई बुक में लेकर आऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, डोमेन रेंडमाइजेशन टेक्नोलॉजी का, जिससे रोबोट था, हैंड था, उसको विभिन्न परिस्थितियों जैसे प्रकाश, बनावट और घर्षण में अनुकूलन करना सिखाया गया। और ऐसे क्या होता है कि कैमरा स्कैन तो करता है, लेकिन प्रकाश पड़ता है अगर ट्यूब पर तो उसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे व्हाइट उसका रिफ्लेक्शन तो होता है ना, उसके कारण वो समझ नहीं पाता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन। तो इस तरह की एडजस्टमेंट यानी अनुकूलनशीलता में उसको ट्रेन किया गया, और उसके लिए उन्होंने डोमेन रेंडमाइजेशन नाम की टेक्नोलॉजी उपयोग की। परिणाम ये आया कि डेप्टाइल ने न केवल रूबिक क्यूब सॉल्व किया, बल्कि ये साबित कर दिया कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर में ही नहीं, भौतिक कार्यों में इंसान जैसे टैलेंटेड मशीन विकसित कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस प्रोजेक्ट ने ओपन एआई के मिशन को और गहरा बनाया कि जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास न केवल डिजिटल बल्कि भौतिक दुनिया में भी कार्य कर सकता है। अब डेप्टाइल जो ट्रेनिंग हुई उसने रोबोटिक्स के क्षेत्र में कई संभावनाओं का रास्ता खोला, जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों में ट्रैक्टर बनाना हो, गाड़ी बनाना हो, मोबाइल बनाना हो, सब कुछ रोबोट करेंगे। चिकित्सा उपकरणों में सहायता, जो ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट होते हैं ऑपरेशन करने के लिए, वो रोबोट करेंगे। वो न्यूरालिंक में मैंने बताया है, सब कुछ इनोवेशन ये लोग कर रहे हैं सिलिकॉन वैली में। मुझे तो एक दिन जाना है जब लायकात होगी तब। और मैं भी यहाँ पर सिलिकॉन वैली ही शुरू की है। मैं भी ये सब कुछ पढ़ रहा हूँ, आपको भी पढ़ा रहा हूँ, नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि स्टार्टअप कैसे काम करते हैं। इसलिए तो मैंने मिशन हाथ लिया है कि पूरी दुनिया की हर कंपनी पर मैं बुक लेकर आऊँ, ताकि हमारे देश में और पूरी दुनिया में स्टार्टअप कल्चर बिल्ड हो। स्टार्टअप कल्चर कि स्टार्टअप कैसे शुरू करना है, नया आइडिया कैसे लाना है, और सब कुछ इसलिए मैं बेजामारी करता हूँ दोस्तों। तो इस तरह ऑटोमोड मैन्युफैक्चरिंग को पूरा का पूरा ऑटोमोड करना, चिकित्सा उपकरणों में सहायता, और यहाँ तक कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी रास्ता आसान कर दिया इसने, रोबोटिक हैंड ने। इसने उद्योगों को प्रेरित किया कि एआई को भौतिक मशीनों के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। बावजूद इसके डेप्टाइल की राह भी इतनी आसान नहीं थी। रोबोटिक्स में एआई को, अब रोबोटिक्स तो है, वो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन उसके अंदर बुद्धि डालना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालना, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। तो रोबोटिक्स में एआई को लागू करने के लिए भारी कंप्यूटिंग संसाधनों, रिसोर्सेज और जटिल एल्गोरिथम की आवश्यकता थी। अब ओपन एआई को यह सुनिश्चित करना था कि इसका अनुसंधान, इसका रिसर्च व्यावहारिक और लागत प्रभावी होनी चाहिए, लागत भी कम आनी चाहिए, और ऐसा करके हम रोबोटिक्स में एआई को आजमा सकते हैं। इसके अलावा डेप्टाइल जैसे प्रोजेक्ट ने नैतिक सवाल भी उठाए कि क्या रोबोटिक्स जिसमें एआई का उपयोग श्रम बाजार यानी रोजगार को प्रभावित करेगा। तो ओपन एआई ने इन चिंताओं को संबोधित करने के लिए अपने संशोधन को पारदर्शी रखा, ट्रांसपेरेंट रखा, और पूरी दुनिया की टेक कम्युनिटी के साथ सहयोग भी किया। डेप्टाइल की जो उन्होंने रोबोटिक हैंड बनाया और साबित कर दिया कि एआई डाला जा सकता है, इंटेलिजेंस डाली जा सकती है मशीन में, तो उन्होंने इस डेप्टाइल प्रोजेक्ट की सफलता ने ओपन एआई को भाषा मॉडल से भी आगे एक मल्टी डायमेंशनल एआई अनुसंधान संगठन के रूप में स्थापित किया। ये साहस ओपन एआई की टेक्नोलॉजी इनोवेशन की भावना और रोबोटिक्स में इसकी प्रगति को दर्शाता है। डेप्टाइल ने यह भी साबित किया कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल डिजिटल स्क्रीन तक सीमित नहीं है, ये भौतिक दुनिया को भी बदल सकता है।
इस प्रोजेक्ट ने ओपन एआई के भविष्य के लिए एक नई दिशा और नया रास्ता तय किया। ओपन एआई मानवता के लिए और भी बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगी। अब छठा चैप्टर और महत्वपूर्ण तो चीज ये है छठा चैप्टर में कि ओपन एआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोगों के लिए उपयोगी कैसे बनाया। तो 2022 में 2015 में कंपनी तो नहीं कैसे संगठन ने शुरुआत की थी और 2022 के नवंबर महीने में ओपन एआई ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च की जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। वो था चैट जीपीटी। अब चैट का मतलब तो आपको सबको पता है, चैटिंग करना। जीपीटी का मतलब मैंने बताया, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। फिर से बोल देता हूं, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर यानी वो आते हैं ना बिजली के, इस तरह के। तो जीपीटी 3.5 मॉडल पर आधारित ये एआई चैटबॉट इतना शक्तिशाली और यूजर फ्रेंडली था कि इसने केवल 5 दिनों में 10 लाख यानी 1 मिलियन यूजर को आकर्षित किया। चैट जीपीटी ने साधारण बातचीत से लेकर जटिल कोडिंग और राइटिंग तक हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। ये एक सांस्कृतिक और टेक्नोलॉजी की बड़ी घटना बन गया। चैट जीपीटी ने ओपन एआई को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया, पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। चैट जीपीटी की सफलता का रहस्य इसकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थी। ये यूजर के सवालों का जवाब दे तो सकता था, कहानियां लिख सकता था, प्रोग्रामिंग में सहायता कर सकता था और यहाँ तक कि गणित की समस्याएं जो प्रमेय आते हैं, मैथमेटिकल वो सब लॉजिक लगाना, tan स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, वो सब कुछ थीटा सॉल्व करने के लिए कर सकता था मशीन। जैसे कैलकुलेटर से हम वो हिसाब किताब कर सकते हैं, ऐसे ही। तो स्कूलों में छात्रों ने मॉडल लिखने के लिए इसका उपयोग शुरू किया और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने कोड डिबगिंग के लिए इसे अपनाया और बिजनेस में कस्टमर सर्विस को ऑटोमेट करने के लिए इसके एप्लीकेशन खोजे। आखिरकार एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको खतरा माना गया था, इंसान के लिए व्यावहारिक रूप से उपयोगी बन गया। अब सबसे जानने वाली चीज तो ये थी कि ओपन एआई जो नॉन प्रॉफिटेबल संगठन था और कैप द प्रॉफिट मॉडल पर चलने लगा था, उसने चैट जीपीटी को मुफ्त में उपलब्ध कराया, इस चैटबॉट को, जिसने इसे और भी लोकप्रिय बना दिया क्योंकि ये मुफ्त में था गूगल की तरह। इसकी उपयोगिता और सरलता ने इसे आम लोगों से लेकर टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट तक सबके लिए अपरिहार्य बना दिया। फिर भी चैट जीपीटी की सफलता के साथ चुनौतियां भी आई। मॉडल की एक बड़ी कमी थी हेलुसिनेशन, यानी गलत या आविष्कृत जानकारी लेना। उदाहरण के लिए यह कभी कभी ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करता था जो कभी हुई ही नहीं थी। वही बड़ा प्रॉब्लम था। तो इसके अलावा डेटा पक्षपात और नैतिक उपयोग के सवाल उठे। शिक्षक और नीति निर्माता चिंतित थे कि चैट जीपीटी का दुरुपयोग, जैसे परीक्षाओं में नकल का मतलब कॉपी, शिक्षण को कॉपी करते हैं ना वो एग्जाम में, वो शिक्षण को प्रभावित कर सकता है। तो ओपन एआई ने इन चिंताओं को गंभीरता से लिया क्योंकि उनको नीतिमत्ता से काम करता है। नीतिमत्ता और प्रामाणिकता के साथ प्रचंड पुरुषार्थ करते हो अगर आप, तो परिणाम अच्छे मिलते हैं, ऐसी आश रखना। इसलिए ओपन एआई ने इन चिंताओं को गंभीरता से लिया, जिम्मेवारी से लिया और मॉडल को बेहतर बनाने के लिए यूजर से फीडबैक को शामिल किया, यूजर से फीडबैक लेना शुरू किया। चैट जीपीटी ने एआई को लोकतांत्रिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस ओपन एआई संगठन ने आम लोगों को एआई की पावर का अनुभव करवाया कि एआई कितना पावरफुल है, और स्टार्टअप जो थे उनको एक नए एप्लीकेशन विकसित डेवलप करने के लिए प्रेरित किया। ओपन एआई के एपीआई के जरिए डेवलपर्स ने चैट जीपीटी की टेक्नोलॉजी को अपने उत्पादों में इंटीग्रेट किया, यानी एकीकृत किया, जिससे चैटबॉट ऐप, राइटिंग सहायक टूल्स और ऑटोमोड कस्टमर सर्विस जैसे इनोवेशन सामने आए। उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करो और चैटबॉट ऐप बनाओ, राइटिंग सहायक टूल्स जैसी ऐप बनाओ, प्रोग्रामिंग के लिए मदद करने वाले एआई चैटबॉट बनाओ, नए बनाओ, शिक्षण और सिखाने के लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, जैसे गूगल यूट्यूब देता है कि आप वीडियो बनाओ। इस चैट जीपीटी के विश्व स्तरीय प्रभाव ने साधारण लोगों तक एडवांस टेक्नोलॉजी पहुंचाई। जो ओपन एआई की टेक्नोलॉजी की एक्सीलेंसी और इसका मिशन जो था एआई को सभी के लिए सुलभ और लाभकारी बनाने का, वो भी साकार हो गया। चैट जीपीटी ने न केवल टेक्नोलॉजी दुनिया को बदला, बल्कि ये भी दिखाया कि एआई कैसे
शिक्षण, व्यवसाय और रोजमर्रा की जिंदगी को बदल सकता है। जैसे यह चैट जीपीटी की सफलता ओपन एआई की यात्रा में एक मील का पत्थर थी, जिसने भविष्य के लिए बड़े इनोवेशन की फाउंडेशन रखी। 7th चैप्टर में जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ गहरे सहयोग ने गूगल के सामने माइक्रोसॉफ्ट को मजबूत कैसे किया। अब आखिरकार 2019 में ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के बीच शुरू हुई साझेदारी, पार्टनरशिप, जिसने 2023 तक एक ऐतिहासिक मोड़ ले लिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जिसने दोनों संगठनों को पूरी दुनिया के एआई इनोवेशन में लीडर बना दिया। यह सहयोग केवल एक फाइनेंशियल सपोर्ट तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक सहयोग था। ऐसे ही नहीं किया गया था, जिसमें ओपन एआई के मिशन सिक्योर एंड बेनिफिशियल सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के विकास को गति दी। अब माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है ओपन एआई के लिए मजबूत आधार बन गया। GPT-3 मॉडल और चैट जीपीटी जैसे विशाल मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए भारी कंप्यूटिंग शक्ति जो पावर की जरूरत पड़ती है, उसकी आवश्यकता थी और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने इसे संभव बनाया, इस फैसिलिटी को प्रदान किया ओपन एआई को। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के लिए कस्टम सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। कस्टम उनको जैसी जरूरत है वैसा करो आप, हम आपके पूरे सपोर्ट में है। माइक्रोसॉफ्ट जो दुनिया के सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को संचालित करता था। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि बदले में ओपन एआई ने क्या दिया। तो ओपन एआई संगठन ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को अपनी इस टेक्नोलॉजी के विशेष अधिकार दिए, जिससे माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट जैसे बिंग जो कि सर्च इंजन है उनका, माइक्रोसॉफ्ट 365 ये उनका पूरा का पूरा प्रोडक्ट का एक पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट 365 दिन काम करता रहता है। और एज्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज में ओपन एआई की टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करना, यानी ओपन एआई ने जो रिसर्च करके सब कुछ पाया था वो माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया, उनको इंटीग्रेट कर लिया, एकीकृत कर लिया अपनी प्रोडक्ट लाइन के साथ, अपनी सर्विस के साथ। तो इस पार्टनरशिप का सबसे उल्लेखनीय प्रभाव बिंग सर्च इंजन पर देखा गया। साल 2023 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बिंग में चैट जीपीटी पर आधारित एआई फीचर्स जोड़े बिंग के अंदर, जिससे माइक्रोसॉफ्ट का बिंग गूगल के सामने एक मजबूत खिलाड़ी बन गया। उपयोगकर्ता जो थे यूजर अब जटिल सवालों के लिए संवादात्मक तरीके से और सटीक जवाब प्राप्त कर सकते थे। जैसे कि गूगल पर अगर आप सवाल टाइप करते हो तो आपको वेबसाइट दिखाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ये तो सीधा जवाब देते हैं आपको जैसे इंसान देता है। अब इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट 365 में कोपायलट जैसे एआई टूल, कोपायलट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, उसमें दस्तावेज राइटिंग करना, डेटा एनालिसिस करना और ईमेल मैनेजमेंट को ऑटो मोड किया, जिसने उल्लेखनीय रूप से वर्क प्लेस की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाया। इंसान के जो कंप्यूटर पर लगा रहता है, मैन्युअली करना होता है, उसको ऑटो मोड कर लिया ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आदमी की ज्यादा प्रोडक्शन करने लगा, समय बचने लगा। फिर भी ये पार्टनरशिप जो हुई आलोचनाओं से मुक्त नहीं थी। कुछ एनालिस्ट ने चिंता जताई कि ओपन एआई का माइक्रोसॉफ्ट के साथ गहरा इंटीग्रेशन संगठन को जो नॉन प्रॉफिटेबल से शुरू हुआ था कैपिटल प्रॉफिटेबल मॉडल पर चल रहा था, इसका माइक्रोसॉफ्ट के साथ गहरा इंटीग्रेशन संगठन को एक कॉर्पोरेट कंपनी में बदल सकता है, ऐसे उन्होंने चिंता व्यक्त की, जो इसके मूल जो नॉन प्रॉफिटेबल मिशन से भटक सकता है, ऐसी उन्होंने चिंता लोगों ने व्यक्त की। लेकिन उन्होंने तो कर दिखाया, तब उन्होंने चिंता व्यक्त की ना। किसी भी तरीके से उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साधारण आदमी तक पहुंचाया ना, ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। आजकल माहिती का युग है, इंफॉर्मेशन का युग है, और इंफॉर्मेशन तो चाहिए आदमी को, रोजमर्रा की क्यूरियोसिटी। पता नहीं किसी को कुछ आइडिया जाए, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, ये तो कुछ आइडिया से दोस्तों चला है। इसी तरह किसी को आइडिया आ जाए और उसका इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट बना सकता है आदमी चैटबॉट के जरिए। इसलिए मैं तो दोस्तों ओपन एआई के फेवर में हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी किया, साम दाम दंड भेद जो कुछ भी अपनाया, इंसान की भलाई के लिए किया। दूसरों ने डेटा प्राइवेसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग के जोखिमों पर सवाल उठाए। अब ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट ने इन चिंताओं को, इन आलोचनाओं को संबोधित करने के लिए पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, कांच जैसी ट्रांसपेरेंसी, जैसे इन चश्मों के पीछे मेरी आंख है ना, इस तरह की, सबको दिखे ऐसा नहीं कि छिपके से सिक्योरिटी,
सीक्रेटली हम काम कर रहे हैं। और नैतिकता, इस तरह की गाइडलाइन पर जोर दिया उन्होंने, नैतिकता की गाइडलाइन पर जोर दिया। इस जो उनका उन दोनों संगठनों का, एक कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट और एक ओपन एआई संगठन का था, उन दोनों का सहयोग, जिसने ओपन एआई संगठन को फाइनेंस की स्टेबिलिटी और टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज प्रदान किए। अब मुझे ऑटोमेटिक वीडियो एडिटिंग करना है जिसमें से कचरा निकाला जाए, लेकिन ये संभव नहीं है ना। आने वाले समय में कोई ऐसी भी एप्लीकेशन बना देगा जो ऑटोमेटिक वीडियो एडिटिंग कर देगा, ऐसा भी संभव है दोस्तों, टेक्निक से संभव है। इसलिए एआई ने संभावनाएं बढ़ाई, तो इस तरह की उनको टेक्नोलॉजी का रिसोर्सेज प्रदान किया माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसने इसके अनुसंधान यानी रिसर्च को तेज किया। रिसर्च बहुत जरूरी थी। अब ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी लाभकारी था, क्योंकि इसने कंपनी को एआई पावर्ड प्रोडक्ट में लीडर बना दिया माइक्रोसॉफ्ट को। ये जो पार्टनरशिप थी उनकी, ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट की जो पार्टनरशिप थी, उसको एक ऐसी शक्ति के रूप में दर्शाता है। ये दोनों का सहयोग एक ऐसा पावर है जिसने एआई के व्यावसायिक और सामाजिक एप्लीकेशंस को नया आयाम दिया। इस गठबंधन ने न केवल टेक्नोलॉजी की सीमाओं को तोड़ा, बल्कि ये भी दिखाया कि सहयोग के माध्यम से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंसानियत के लिए और अधिक सुलभ और प्रभावी बन सकता है। तो अब दोस्तों 8वें चैप्टर में जानते हैं संगठन के सीईओ को क्यों हटाया गया था। तो साल 2023 के नवंबर में ओपन एआई एक अभूतपूर्व संकट के केंद्र में आ गया, जिसने टेक जगत को हिलाकर रख दिया। संगठन के बोर्ड ने अचानक सीईओ जो थे सैम ऑल्टमैन, उनको उनके पद से हटा दिया। और ये खबर एक बम की तरह फटी, क्योंकि ऑल्टमैन ओपन एआई की सफलता में विशेष रूप से चैट जीपीटी और जीपीटी सीरीज के प्रमुख चेहरों में से एक थे। इस लीडरशिप संकट में ओपन एआई की कॉर्पोरेट संरचना, इसके महत्वाकांक्षी मिशन और भविष्य पर भी गहरे सवाल उठाए। जैसे बोर्ड ने ऑल्टमैन को हटाने का कारण उनकी नेतृत्व शैली में पारदर्शिता की कमी बताया था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बोर्ड को चिंता थी कि ऑल्टमैन ओपन एआई के नॉन प्रॉफिटेबल मिशन से भटककर व्यावसायिक हितों की ओर अधिक झुक रहे थे, खासकर माइक्रोसॉफ्ट के साथ गहरी पार्टनरशिप के बाद। इसके साथ ही इस निर्णय ने को फाउंडर ग्रेग ब्रोकनेन को भी प्रभावित किया, जिन्होंने इसके विरोध में अपने अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। अब ओपन एआई ने अंतरिम सीईओ के रूप में मायरा मुराटी को नियुक्त किया, लेकिन ये फैसला भी कर्मचारियों और इन्वेस्टर में असंतोष का कारण बन जाता है। लेकिन इस संकट ने ओपन एआई के कर्मचारियों को एकजुट किया। 700 से अधिक कर्मचारियों ने लगभग पूरी वर्कफोर्स में ऑल्टमैन की वापसी की मांग करते हुए एक खुला लेटर लिख दिया। अब माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई का सबसे बड़ा इन्वेस्टर था, तो उसने भी ऑल्टमैन का समर्थन किया। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ थे सत्या नडेला, हमारे भारतीय, उन्होंने अनाउंस किया कि यदि ऑल्टमैन वापस नहीं आए सीईओ के रूप में, तो माइक्रोसॉफ्ट उन्हें और उनकी जो टीम है उनको एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान कंपनी में शामिल कर देगा, नई शाखा खोल देगा उनकी। अब सत्या नडेला के इस दबाव ने बोर्ड को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। सिर्फ कुछ ही दिनों बाद सैम ऑल्टमैन को सीईओ के रूप में बहाल कर दिया गया और बोर्ड ने भी बड़े बदलाव भी किए बोर्ड के अंदर। अब नया जो बोर्ड था उसने अधिक बाहरी एनालिस्ट को शामिल किया ताकि कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत किया जा सके। तो कुल मिलाकर इस पूरी वारदात में ओपन एआई के मिशन और बिजनेस स्ट्रेटेजी के बीच संतुलन पर बहस छेड़ी, जिसमें कुछ ने इस घटना को संगठन की आंतरिक कमजोरी माना, जबकि दूसरों ने इसे ओपन एआई की फ्लेक्सिबिलिटी और कर्मचारी एकता की ताकत के रूप में देखा। इस संकट ने जो ये पावर क्राइसिस आया ओपन एआई के अंदर, तो ओपन एआई को और मजबूत बनाया। इन वारदात ने, इन घटना ने ऑल्टमैन की वापसी में संगठन के अनुसंधान और इनोवेशन की गति को बरकरार रखा। ये घटना ओपन एआई की यात्रा में एक नाटकीय मोड़ को दर्शाती है। एक नाटक की तरह हुआ, क्योंकि अच्छे से चल रहा था संगठन और अचानक से पावर क्राइसिस आ गई, सत्ता के अंदर संकट आ गया।
जो नेतृत्व, विश्वास और सामूहिक दृष्टिकोण की शक्ति को भी रेखांकित करता है। अब इस घटना ने यह भी साबित किया कि ओपन एआई का मिशन मानवता के लिए सुलभ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं, किसी एक कंपनी पर निर्भर नहीं, बल्कि एक समर्पित समुदाय की सामूहिक इच्छा पर टिका हुआ है। अब दोस्तों 9वें चैप्टर में जानते हैं मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPT-4 और संगठन की नई अचीवमेंट। तो साल 2023 में ओपन एआई ने अपनी टेक्नोलॉजी एक्सीलेंसी को एक नई ऊंचाई पर ले जाकर GPT-4 लॉन्च किया। ये मल्टीपल एआई मॉडल था जो टेक्स्ट, छवियों और अन्य डेटा को समझने और उत्पन्न करने में सक्षम था, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीमाओं को और विस्तारित और एक्सटेंड कर दिया। अब GPT-4 ने न केवल ओपन एआई के मिशन, जो कि सुरक्षित और लाभकारी सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के विकास को मजबूती दी, बल्कि संगठन के मिशन को व्यावसायिक और सामाजिक एप्लीकेशन में एक गेम चेंजर बना दिया। GPT-4 अपने पूर्ववर्ती मॉडल GPT-3 से कहीं अधिक शक्तिशाली पावरफुल था। इसकी सटीकता और लॉजिक करने की कैपेसिटी और संदर्भ को यानी अर्थ को समझने की योग्यता ने इसे अद्वितीय, एक्सीलेंट बना दिया। ये मॉडल न केवल जटिल सवालों के जवाब दे सकता था, बल्कि इमेजेस का एनालिसिस भी कर सकता था। इमेज का एग्जाम्पल के तौर पर एक तस्वीर से व्यंजन की रेसिपी सूझा सकता था, रेसिपी रेकमेंड कर सकता था। अब GPT-4 में कोडिंग, साइंटिफिक रिसर्च और रचनात्मक लेखन जो राइटिंग होता है, उसमें भी अभूतपूर्व प्रदर्शन दिखाया। ओपन एआई ने अपने एपीआई के जरिए डेवलपर के लिए उपलब्ध कराया इसे, जिससे स्टार्टअप और व्यवसायों ने इसके आधार पर नए उत्पाद यानी नए प्रोडक्ट बनाए। इसके साथ ही ओपन एआई ने GPT स्टोर लॉन्च किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जैसे प्ले स्टोर होता है किचन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां डेवलपर अपने कस्टम एआई एजेंट्स बनाकर इसे साझा यानी पब्लिक कर सकते थे। अब GPT स्टोर एआई को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था, क्योंकि इसमें छोटे व्यवसायों और व्यक्तिगत जो डेवलपर्स थे उनको GPT-4 की शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग करने का अवसर प्रदान किया। एग्जाम्पल के लिए शिक्षक GPT-4 आधारित टूल्स का उपयोग करके व्यक्तिगत यानी पर्सनल एजुकेशन मटेरियल बना सकते थे, जबकि मार्केटिंग जो पेशेवर होते हैं ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट अभियान बना सकते थे। फिर भी GPT-4 की एडवांस कैपेसिटी में नई चुनौतियां भी लाई। इसके एलुसिनेशन यानी गलत जानकारी देना और डेटा पक्षपात के मुद्दे अभी भी मौजूद थे। इसके अलावा मल्टी मॉडल क्षमताओं ने डीप फेक और गलत सूचना के जोखिमों को और बढ़ा दिया। ओपन एआई ने इन चिंताओं को संबोधित करने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत किया, जैसे बेहतर मॉडरेशन टूल और यूजर गाइडलाइन, जैसे यूट्यूब में होती है, गाइडलाइन फॉलो नहीं करते तो सस्पेंड कर दिया जाता है। अब GPT-4 ने ओपन एआई को पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीडरशिप के मामले में और मजबूत खिलाड़ी बना दिया। इसने एजुकेशन, हेल्थ और बिजनेस जैसे सेक्टर में एआई के अनुप्रयोगों यानी एप्लीकेशंस को विस्तार दिया और क्रांति लाना शुरू किया। अब देखो ये अचीवमेंट्स, GPT-4 की टेक्नोलॉजी अचीवमेंट और ओपन एआई की इनोवेटिव भावना को दर्शाती है। GPT-4 मॉडल न केवल एक टेक्नोलॉजी चमत्कार था, बल्कि यह भी साबित करता था कि एआई मानवता के लिए अधिक सुलभ और उपयोगी बन सकता है। अब GPT-4 ने ओपन एआई की सफर में एक नया मोड़ लाया, जो भविष्य के लिए और भी बड़े लक्ष्य यानी टारगेट्स की ओर इशारा करता था। तो जो 10वें चैप्टर में जानते हैं ओपन एआई ने अपनी नैतिकता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान क्यों दिया। तो ओपन एआई की सफलता केवल टेक्नोलॉजी इनोवेशन तक सीमित नहीं थी। संगठन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक और सुरक्षित उपयोग को भी प्रायोरिटी दी। जैसे जैसे GPT-4 और ChatGPT जैसे मॉडल्स की शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे उनके दुरुपयोग की आशंकाएं भी बढ़ी। ओपन एआई ने इन चिंताओं को गंभीरता से लिया, जिम्मेवारी से लिया और एआई की जिम्मेवारी के साथ विकास के लिए कई कदम उठाए, जिसने इसे वैश्विक स्तर पर एक जिम्मेवार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगठन के रूप में स्थापित किया। मैंने शुरुआत में कहा था, उसी तरह ओपन एआई ने शुरू से ही अपने मिशन में सुरक्षा तो शामिल किया ही था कि सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता
यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को इस तरह विकसित करना कि वह मानवता के लिए लाभकारी साबित हो। अब जैसे साल 2023 में ओपन एआई ने अपने मॉडल्स में हेलुसिनेशन यानी गलत जानकारी देना और डेटा पक्षपात उसको कम करने के लिए एडवांस मॉडरेशन टूल्स पेश किए। उदाहरण के लिए चैट जीपीटी और GPT-4 में यूजर इनपुट को फिल्टर करने और अनुचित सामग्री को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन लागू किए गए। इसके अलावा ओपन एआई ने कॉपीराइट शील्ड प्रोग्राम शुरू किया जो डेवलपर्स को कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमों से सुरक्षा प्रदान करता था, खास तौर पर जनरेटिव एआई द्वारा बनाई गई सामग्री यानी मटेरियल के लिए। इस संगठन ने एआई के नैतिक उपयोग पर चर्चा के लिए सरकारों, शैक्षणिक संस्थाओं और नॉन प्रॉफिटेबल संगठनों के साथ वर्कशॉप आयोजित की। 2024 में ओपन एआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जहां इसने डीप फेक, गलत सूचना और एआई जनरेटेड सामग्री के दुरुपयोग को रोकने के लिए नए आधार प्रस्तावित किए। दोस्तों, दुरुपयोग तो यही हो रहा है कि अभी मैं शायद 2 हफ्ते हुए होंगे, मैंने वीडियो देखा जिसमें नरेंद्र मोदी और एक स्पेन की रानी है, प्रेसिडेंट है शायद किसी यूरोप के देश की, तो वो बात में भिड़ता है। ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया है और यही इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग किया जाता है और इसके लिए उन्होंने आधार प्रस्तावित किए कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और वो ये लग रहा था पूरा का पूरा, शायद हो सकेगा मिल जाएगा तो मैं वीडियो क्लिप लगा दूंगा। अब ये सहयोग ओपन एआई के पारदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता था जो इसके शुरुआती नॉन प्रॉफिटेबल मिशन से प्रेरित था। फिर भी चुनौतियां तो बनी रही। GPT-4 की मल्टी मॉडल क्षमताओं ने डीप फेक और प्रचार जैसे जोखिमों को भी बढ़ाया। कुछ आलोचकों ने ओपन एआई पर आरोप लगाया कि ओपन एआई अपने व्यावसायिक हितों को प्रायोरिटी दे रहा था, जिससे सुरक्षा पर कम ध्यान दिया जा रहा था। तो ओपन एआई ने इन सारी आलोचनाओं का जवाब देते हुए अपने रिसर्च को और ज्यादा पारदर्शी बनाने और उपयोगकर्ता फीडबैक यानी यूजर का फीडबैक लेने की फीचर शामिल करने का वचन दिया। ये सब ओपन एआई की नैतिकता और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। संगठन ने यह साबित किया कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और जिम्मेवारी एक साथ चल सकते हैं। इसने न केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स को बढ़ाया बल्कि इसके जोखिमों को कम करने के लिए भी सक्रिय और प्रभावक कदम उठाए। ओपन एआई का दृष्टिकोण यह है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नैतिकता और सुरक्षा उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की टेक्नोलॉजी इनोवेशन महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों 12वें चैप्टर में बात करते हैं स्टारगेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था। तो साल 2025 तक ओपन एआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत कर दिया था। चैट जीपीटी और उसके मॉडल GPT-4 की सफलता के बाद संगठन ने अपनी योजनाएं भविष्य पर केंद्रित कर दी। इस दिशा में सबसे एम्बिशियस कदम था स्टारगेट प्रोजेक्ट, एक ऐसी प्रोजेक्ट जिसने ओपन एआई की टेक्नोलॉजी और वैश्विक स्तर की अपनी महत्वाकांक्षाओं को नए आयाम दिए। ओरेकल, सॉफ्टबैंक और MGX जैसे पार्टनर के साथ मिलकर शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए शुरू किया गया था। अब इस टारगेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य था एक विशाल एआई डेटा सेंटर बनाना जो नेक्स्ट जनरेशन के मॉडल्स को प्रशिक्षित करने और तैनात करने में सक्षम हो। अब इस प्रोजेक्ट की लागत करीब $100 बिलियन थी, जो इसे अब तक की सबसे महंगे टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में से एक बनाती थी। अब माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर प्लेटफॉर्म पर आधारित ये डेटा सेंटर ओपन एआई को लाखों जीपीयू के साथ सुपर कंप्यूटिंग पावर प्रदान करता था। इसका लक्ष्य था सामान्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को तेज करना जो इंसानी स्तर की बुद्धिमत्ता को प्राप्त कर सके, इंसानी लेवल की बुद्धिमत्ता प्राप्त कर सके। अब इस प्रोजेक्ट ने ओपन एआई की दीर्घकालिक दृष्टि को रेखांकित किया जो कि एआई को वैश्विक स्तर पर सुलभ और स्केलेबल बनाने की थी। स्टारगेट ने न केवल टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर ध्यान दिया बल्कि एनर्जी एफिशिएंसी और एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी जैसे मुद्दों को भी संभाल कर काम किया। ओपन एआई और इसके पार्टनर्स ने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का उपयोग करके डेटा सेंटर के कार्बन
फुटप्रिंट को कम करने की योजना बनाई। ये फैसला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं का जवाब था। इसकी विशाल लागत $100 बिलियन और जटिलता ने फाइनेंस और टेक्नोलॉजी रिस्क को जन्म दिया। दोस्तों, कुछ आलोचकों ने सवाल भी उठाए कि क्या इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस उसके विकास को उचित ठहरा सकता है, जबकि दूसरों ने ओपन एआई की माइक्रोसॉफ्ट पर बढ़ती निर्भरता पर भी चिंता जताई थी। फिर भी ओपन एआई ने इस प्रोजेक्ट को अपने मिशन का एक अभिन्न हिस्सा माना, जो मानवता के लिए एआई के बेनिफिट्स को अधिकतम करने की दिशा में एक कदम था। स्टारगेट प्रोजेक्ट ओपन एआई की भविष्य की योजनाओं को दर्शाता है, जिसमें स्टारगेट प्रोजेक्ट एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। ये परियोजना ओपन एआई की टेक्नोलॉजी एम्बिशन, सहयोग की शक्ति और जिम्मेवार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। स्टारगेट ने यह साबित किया कि ओपन एआई न केवल वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीडर है, बल्कि भविष्य के लिए भी एक साहसिक दृष्टिकोण रखता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों को सॉल्व करने का साधन बनाएगा। यानी एक तरह से कहे तो दुश्मन को ही दोस्त बनाने का तरीका है। अब 12वें अध्याय में 12वें चैप्टर में जानते हैं ओपन एआई से पहले और उसके बाद की दुनिया और बदलाव कितने आए। तो ओपन एआई की सफर जो 2015 में एक छोटे से दृष्टिकोण के साथ शुरू हुई थी, जो मैंने आगे बताया उसी तरह उसने एक दशक के भीतर, सिर्फ एक दशक के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जीपीटी सीरीज, चैट जीपीटी, बेल ई और स्टारगेट प्रोजेक्ट जैसे इनोवेशन ने ओपन एआई को वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीडर के रूप में स्थापित किया। अब इसमें हम ओपन एआई के दुनिया पर प्रभाव और इसकी स्थायी विरासत पर चर्चा करते हैं, जो मानवता के भविष्य को आकार देने का काम कर रही है। दोस्तों, चाहे जो कुछ भी हो, ओपन एआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोकतांत्रिक बनाने में अभूतपूर्व योगदान जरूर दिया। चैट जीपीटी, जिसने 2022 में केवल 5 दिनों में 10 लाख यानी 1 मिलियन यूजर को आकर्षित कर लिया, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आम लोगों के लिए सुलभ बना दिया। यह थी दोस्तों ओपन एआई की, यही तो थी ताकत इसकी। ये एजुकेशन, हेल्थ, बिजनेस और क्रिएटिविटी जैसे कई क्षेत्रों में एक रिवॉल्यूशन का केंद्र बन गया। GPT-4 ने मल्टी मॉडल क्षमताओं के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीमाओं को और विस्तारित किया और एक्सटेंड किया, जिससे डेवलपर्स और व्यवसायों को नए एप्लीकेशन विकसित करने की प्रेरणा मिली। अब थोड़े बेल ई के बारे में जानते हैं। BALLE, उसके बारे में जानते हैं। बेल ई, जो इमेजेस को टेक्स्ट विवरणों के जरिए, डिस्क्रिप्शन के जरिए उत्पन्न करता है। आप टेक्स्ट लिखते हो तो उसके आधार पर वो छवि निर्माण करता है। उसने कला और डिजाइन की दुनिया को ही बदल दिया। मुझे जैसी छवि चाहिए थे, भूतकाल में कैमरा नहीं थे, तब उसकी पूर्ति हो गई। जो जैसे मुझे तस्वीर चाहिए, मैं विवरण प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, मुझे मिल जाएगी वो छवि। ये दोस्तों है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सामान्य आदमी तक को उसका बेनिफिट। इन सारी अचीवमेंट ने ओपन एआई को टेक्नोलॉजी इनोवेशन का लीडर बना दिया। ओपन एआई का प्रभाव, उसकी बात करें, केवल टेक्नोलॉजी अचीवमेंट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संगठन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक और सुरक्षित उपयोग को प्रायोरिटी दी, जिसने वैश्विक नीति निर्माताओं और रिसर्चर्स के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया। कॉपीराइट शील्ड और मॉडरेशन टूल्स जैसे कदमों ने यह सुनिश्चित किया कि एआई का उपयोग जिम्मेवार और समावेशी होना चाहिए। अब उनका स्टारगेट प्रोजेक्ट, विरासत की बात कर रहे हैं तो स्टारगेट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जिसने ओपन एआई की भविष्य की दृष्टि को रेखांकित किया। जो सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको शॉर्ट में AGI कहा जाता है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, उसको स्केल करने और एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। फिर भी ओपन एआई की सफर चुनौतियों से मुक्त नहीं थी। 2023 का वो नेतृत्व संकट, पावर क्राइसिस, लीडरशिप क्राइसिस, डेटा पक्षपात और डीप फेक जैसे जोखिमों के कारण संगठन को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। फिर भी दोस्तों ओपन एआई ने इन चुनौतियों का जवाब पारदर्शिता, यूजर्स के फीडबैक और निरंतर रिफॉर्म के साथ किया। माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसकी पार्टनरशिप ने इसे फाइनेंस और टेक्नोलॉजी रूप से सशक्त बनाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन महत्वपूर्ण तो ये था कि इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वैश्विक स्तर पर लागू करने में बहुत मदद की। तो इस नई आई बुक ने ओपन एआई की विरासत को एक ऐसी कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है जो इनोवेशन, जिम्मेवारी और मानवता के लिए समर्पण को दर्शाती है। ओपन एआई ने न केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेक्नोलॉजी सेक्टर में महत्वपूर्ण बनाया, बल्कि ये भी साबित किया कि एआई मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियां जैसे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, शिक्षा और स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने का साधन बन सकता है। अब ओपन एआई की विरासत और ये मेरी आई बुक एक प्रेरणा जरूर है, अगर ले सको तो, जो नेक्स्ट जनरेशन के यंगस्टर्स को एआई के माध्यम से एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, ओपन एआई से पहले दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान के लिए खतरनाक दृष्टिकोण से देखती थी, इसमें कोई बेशक बात है। लेकिन इस संगठन ने सभी प्रकार की जिम्मेवारी के साथ एआई को यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को व्यावहारिक, उपयोगी और सुरक्षित बनाने का काम किया। दोस्तों, मैं आई बुक लेकर आता हूँ कई स्टार्टअप, कई बड़ी बड़ी कंपनीज पर। इसमें से आप स्ट्रेटेजी सीखो, नए विचारों का व्यावसायीकरण कैसे करना है वो सीखो। तो ये थी दोस्तों ओपन एआई, जो एक विचार से जन्मी और रिवॉल्यूशन लेकर आई। इसी तरह दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े उद्यमों का छोटे से विचार से शुरुआत होती है। इसलिए थिंक डिफरेंट वाली बात रखो। तो दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।